दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम सबसे ज्यादा जब इंग्लिश को लिखते हैं यानी कि राइटिंग करते हैं तो गलतियां कर देते हैं। तो अंग्रेजी की राइटिंग में हम अक्सर गलतियां करते क्यों हैं? क्या इसकी कोई ट्रिक है? इसके कोई थंब रूल्स हैं? यानी कि एक बार स्टूडेंट को यह पता चल जाए कि इस वजह से मैं गलतियां करता हूं तो वो दोबारा कभी गलतियां ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो पता चल गया। तो हम आज इस वीडियो में आपको थंब रूल्स बताने वाले हैं कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो कभी भी इंग्लिश की स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं कर पाओगे, आप राइटिंग में कभी भी गलती नहीं करोगे। उसके बाद एक ऐसी बेस्ट ट्रिक मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि अगर आप वो प्रैक्टिस कुछ समय तक अपने घर बैठे करते हैं तो आप देखेंगे कि एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा आपकी इंग्लिश के अंदर। यानी कि कभी भी, चाहे आप लेटर राइटिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह की राइटिंग आप करेंगे, आप कभी भी किसी भी वर्ड को लिखने में कोई भी स्पेलिंग एरर या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और हम ये बताते हैं आखिर ऐसा होता क्यों है। क्योंकि जब तक डॉक्टर ये पता नहीं करेगा कि ये बीमारी हुई क्यों, तब तक उस मरीज को ठीक करने का फायदा ही नहीं है। क्योंकि दवाई देके ठीक कर दोगे, वो वही एक्टिविटी पूरे दिन में करेगा जिसकी वजह से वो बीमारी लगी थी, अगले दिन फिर आ जाएगा मुझे फिर बीमारी हो गई। तो बेस्ट डॉक्टर तो वो है जो पहले ये पता करे कि इसका इलाज नहीं करेगा, वो पहले ये पता करेगा ये बीमारी हो क्यों रही है। इसको पहले ये बताएगा कि इसको ऐसा ऐसा मत कर जिसकी वजह से तेरे को बीमारी होती है, फिर वो उसको मेडिसिन देगा, वो उसको फ्रूटफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। इसी तरह से यहां पर मैं बताऊंगा गलती होती क्यों है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि फोकस कहां करना है, और फिर आप ये दोनों ट्रिक को यूज करेंगे और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, पहले रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता इसलिए है दोस्तों, यहां पर देखिए नंबर 1 पे क्या लिखा है, 26 लेटर्स प्रोड्यूस 44 साउंड्स। मतलब समझे आप? मतलब ये कि अगर हिंदी का लिखा है या खा लिखा है या फिर हिंदी का गा लिखा है तो ये का ही रहेगा, इसका कोई और उच्चारण नहीं होता। अगर मैं बोलूंगा का तो आप लिख दोगे के, अगर मैं लिखूंगा खा तो आप लिख दोगे के एच, अगर मैं लिखूंगा गा तो आप लिख दोगे जी। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी के अंदर ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी के अंदर 26 तो लेटर हैं और इनकी जो आवाजें हैं वो 44 तरह की निकलती है। तो डिफरेंस तो आया ना भाई, 26 लेटर हैं तो 26 ही साउंड होने चाहिए थे। साउंड्स हो गए 44 और लेटर्स हैं 26। यानी कि कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो घपला कर रहे हैं, जो चेंजेस करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जैसे इस वर्ड को लिखा है NAME, सिर्फ ये ए, सिर्फ एक ए है, लेकिन इसके कई तरह के साउंड हैं। देखो 26 लेटर्स है टोटल, ए से लेकर जेड तक। मैं सिर्फ ए के बारे में बता रहा हूं, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो यहां पर इसे हम पढ़ रहे हैं नेम, हमने क्या बोला? नेम। ध्यान से देखना, हमने इसे पढ़ा नेम, तो यहां पर ये ए की मात्रा आई, नेम। अब इसे देखो, यहां इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ते हैं आफ्टर। आफ्टर क्या पढ़ेंगे? आफ्टर। और यहां पे आ की आवाज, इसी ए की, इस ए की बता रहा हूं, देख लो ध्यान से। उसके बाद यहां पे ए के बाद डबल एल, HALL, इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं हॉल। अब यहां पर देखो, यहां पे आवाज क्या आ रही है? आवाज आ रही है ओ की, ओ की आवाज। ठीक है, अब देखो यहां पर ये क्या लिखा है? MAN। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए होता है तो आवाज आती है ए की, तो इसे पढ़ते हैं मैन। क्या पढ़ते हैं? मैन। यहां पे ए की आवाज आती है। अब यहां पे देखो, यहां पर ए था, यहां आवाज थी ने, ए की आवाज ए, और यहां पर आवाज आ रही है ए। और क्यों आ रही है ऐसा? क्योंकि यहां पर जब भी ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो ए का उच्चारण ए होता है, लेकिन दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए की आवाज देता है, जैसे कि ये दे रहा है मैन। इसी तरह से यहां पर देखो RAT, अब इसे राट नहीं पढ़ेंगे, राट। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए है, इसलिए इसमें आवाज आएगी ए की, तो इसे पढ़ते हैं रैट। यहां पर रैट की आवाज आती है। इसी तरह से इस वर्ड को देखिए, यहां पर RARE, यहां पर इसे पढ़ते हैं रैर, तो यहां पर एया की आवाज आ रही है, रेया। एया क्या आवाज आ रही है? एया की आवाज, रेया। इसी तरह से इसे पढ़ते हैं अलर्ट। अब इसमें जैसे इसे पढ़ रहे थे आफ्टर, तो इसे अलर्ट नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं अलर्ट, अलर्ट। और इस अलर्ट में सिर्फ अ की आवाज। तो सिर्फ ए लेटर के इतने सारे साउंड्स होते हैं, तो आप सोच के देखिए कि 26 लेटर्स तभी तो बना रहे हैं 44 साउंड्स।
अब यहां पर एक एग्जांपल में देखो ओ का, देखो अब ओ के एग्जांपल देखो, इसी वजह से आप गलतियां करते हो। COW, मैं आपको बोलता हूं काव लिखो, काव, आप हो सकता है काव ऐसे लिख दो, काव, या फिर आप ऐसे लिख दो काव, ठीक है, काव, और लग भी रहा है बहुत अच्छा, CAW, CA का, और W ओ काव, लेकिन काव की स्पेलिंग में होता है COW, और ये आप जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि OW से बना आओ, तो फिर ये होना चाहिए WOW, वाओ, जी हां ये वाओ है, तो OW से बना हमारा आओ। अच्छा, OW जब आओ बनाता है तो ROW बनना चाहिए राव, लेकिन ऐसा है नहीं, इसे पढ़ते हैं रो। यहां पे OW का साउंड आ रहा है ओ की मात्रा वाला ओ, उस तरह से जैसे ये BOW, बो, रो माने होता है कतार, और बो माने धनुष। अब जैसे OW से बना ओ, RO रो, BOW बो, तो हमें लगता है कि OW से ही ओ बनेगा, तो ऐसा भी नहीं है। यहां पर देखो TOE, इसको पढ़ते हैं टो। अब यहां पे OE मिलकर बना दिया ओ की मात्रा वाला ओ, तो OW से भी ओ, रो, बो, और ये भी टो, तो OE से भी ओ की आवाज। अच्छा, अगर हम सोचे कि OW या OE से ओ की आवाज आएगी, तो ऐसा भी नहीं है, यहां पर सिर्फ ओ लगा हुआ है और इसे पढ़ते हैं सो, यहां पे भी ओ की मात्रा सिर्फ ओ से। अच्छा, जब सोचा हमने कि SO सो होता है, तो TO टो होना चाहिए, नहीं, ये होता है टू, ये क्या होता है, ये होता है टू, यहां पे ऊ की मात्रा आ रही है, आप देख सकते हो, यहां पे ऊ की मात्रा आ रही है, छोटे ऊ की मात्रा शॉर्ट वाउल साउंड में टू। लेकिन जब डबल ओ आया तो ये बड़ा ऊ बन गया और ये हो गया टू, क्या हो गया, टू। लेकिन जब सोचा कि डबल ओ लगने से बड़ा ऊ आता है, तो पता चला कि W और O ये भी टू ही होता है, ठीक है। अब जब डबल ओ लगने से ऊ यानी कि बड़ा ऊ की आवाज आ रही है, लॉन्ग वाउल साउंड आ रहा है टू, तो उस हिसाब से यहां पर ये होना चाहिए टूक, टूक, लेकिन ये होता है टा, टा पे छोटे ऊ की मात्रा और का यानी कि छोटा ऊ, और इसे पढ़ते हैं टुक, और यहीं से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और यहीं से बच्चा कंफ्यूज होता है, वो सर ये नहीं पता चलता कि मैं स्पेलिंग में एरर कर कहां रहा हूं, कैसे पता लगाएगा वो। तो क्या इसके कोई सर्टेन रूल्स होते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होते हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, मैं आज आपको सारी ट्रिक बताने वाला हूं। कभी भी आप किसी भी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करने वाले इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। और वीडियो के एंड में आपको यह भी बताऊंगा कि ऐसा समाधान जिसको एक बार आपने घर बैठे आपने कुछ दिन अप्लाई कर लिया, तो जिंदगी में कभी भी आपको राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करोगे आप। अब जैसे हिंदी में ले लो, हिंदी में अगर मुझे लिखना है कखन, चखन, मखन, लखन, तो ये हिंदी में बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही लिख दूंगा, उसमें कोई भी लेटर साइलेंट नहीं होता, हिंदी का कोई भी अक्षर साइलेंट नहीं होता, वहां ऐसा कुछ है ही नहीं। बट अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर कई ऐसे लेटर्स होते हैं जो साइलेंट होते हैं। मतलब जब आप उसका साउंड बोलोगे ना, प्रोनाउंस करोगे उस वर्ड को, तो आपको वहां सुनाई नहीं देंगे, लेकिन जब आप उसकी स्पेलिंग करोगे तो वहां पर उसे लिखा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए खुद। जैसे यहां पे लिखा है HOUR, अब इसे ह नहीं पढ़ेंगे, H से ह होता है, इसे पढ़ेंगे आवर, क्योंकि O से पहले आया हुआ H साइलेंट होता है। जैसे कि यहां पर एक वर्ड है ईमानदार को हम बोलते हैं HONEST, ऑनेस्ट, यहां पर O से पहले आया H साइलेंट। इस तरह से PALM, अब इसे पालम नहीं पढ़ते क्योंकि M से पहले आया L साइलेंट होता है, तो इसे पढ़ते हैं पाम। इसी तरह से CALM, शांत रहने के लिए हम बोलते हैं काम, तो M से पहले आया L साइलेंट होता है, ये रूल्स है। इसी तरह से यहां पर इसे पढ़ते हैं लिसन, क्योंकि यहां पर T साइलेंट होता है। इसी तरह से इसको हम डाउट पढ़ते हैं, डाउट, इसका B साइलेंट होता है। और यहां पर इसे हम कंघे को, जो बालों से बाल काटते हो आप, कंघे को हम कभी भी कॉम ब नहीं बोलते, इसे बोलते हैं कॉम। और इसी तरह से BOMB, इसको आप बॉम्ब ब नहीं बोलते, इसे बोलते हैं बॉम्ब, ठीक है। तो यहां पर इंग्लिश के कुछ रूल्स हैं। तो यहां पर आपने रीजन देखा कि क्यों हम गलतियां करते हैं अंग्रेजी के अंदर, स्पेलिंग मिस्टेक्स क्यों होती हैं हमसे, हम क्यों नहीं इंग्लिश के वर्ड्स को जल्द से जल्द याद कर लेते, क्योंकि हमें ये रूल्स नहीं आते। अब आगे लेके चलता हूं आपको, यहां पर आप ध्यान से देखिए, थंब रूल्स आपको बताने वाला हूं आज, और इन रूल्स को आपको समझ लेना है, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए आप। देखो,
पहले नंबर का रूल क्या कहता है? यहां पे लिखा है यूज, शाइन, बाइट, मूव, गिव और टेक। और मैं आपको पहले बता दूं कि ये सब होती हैं वर्ब्स, इनको बोलते हैं क्रियाएं। चलना, उठना, भागना, दौड़ना, खाना, पीना, खेलना, सब्जेक्ट जो कोई काम करता है, ये मैं अपनी वीडियोस में बताता हूं बच्चों को। यूज मतलब होता है इस्तेमाल करना, शाइन मतलब चमकना, बाइट मतलब काटना, मूव मतलब मुड़ना, गिव मतलब देना, टेक मतलब लेना। ये सब क्रियाएं हैं जो डेली हम करते रहते हैं। जब ऐसे वर्ड्स या ऐसी वर्ब्स आप देखते हैं जिनके लास्ट में ई होता है, अगर आप गौर करें तो इन सब के लास्ट में आपको ई दिखाई दे रहा है। एक ई मतलब सिंगल ई दिखाई दे रहा है आपको। क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल ई दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ऐसे केस में जब इनमें आप आईएनजी लगाते हैं, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाते हैं आईएनजी लगाकर, तब आपको इन सभी ई को रिमूव करना होता है, तब आप ई लगाते हैं। ये बात आप समझ लो। यहां पर यूजिंग, शाइनिंग, बाइटिंग, मूविंग, गिविंग और टेकिंग, इनको आप देख सकते हो। यूजिंग, शाइनिंग, बाइटिंग, मूविंग, गिविंग और टेकिंग, यहां पे इसको हिंदी में पढ़ भी सकते हो। ठीक है, ये था रूल नंबर 1। अब चलते हैं आगे। अब देखो, अब रूल ये कहता है कि जब कोई ऐसी वर्ब मिले, क्रिया मिले जिसके लास्ट में 2 ई हो, डबल ई, क्या बोलते हैं? डबल आपको ई दिखाई देता है, डबल ई, तब आपको कोई भी ई रिमूव नहीं करना है, सीधा आईएनजी लगा सकते हैं। अग्री तो आईएनजी, फ्ली आईएनजी, सी आईएनजी। ठीक है, ये रूल नंबर 2 हो गया। आगे चलें, आप देखो रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये सभी है वर्ब्स, पहली बात तो क्रियाएं हैं ये। ठीक है, अब यहां पर देखिए जीईटी गेट, एसआईटी सिट, बीईजी बैग, आरयूएन रन, सीयूटी कट, एडिट, डेबिट और क्रेडिट, ये लिखा हुआ है। नॉर्मल वर्ड्स हैं, डेली रूटीन में आप आई होप समझते होंगे, सुनते होंगे। जब आप इस स्पेलिंग को, इस वर्ड को आईएनजी फॉर्म में लेके जाते हैं, तब आपने देखा यहां पर गेटिंग लिखते समय डबल टी आ गया, सिटिंग में डबल टी, बैगिंग में डबल टी, रनिंग में डबल टी, कटिंग में डबल टी। सिर्फ यहां तक देखो, अभी पहले सिर्फ यहां तक, ऊपर तक। ठीक है, इन सभी वर्ड पे जैसे ही आईएनजी लगा तो आपने देखा इसके लास्ट गेट का टी डबल टी हो गया, सिट का टी डबल टी हो गया, बैग का जी डबल जी हो गया, रन का एन जो है वो डबल एन हो गया और कट का टी डबल टी हो गया। ये यूं हुआ कि जब भी किसी, ये जो हमारी वर्ब है, ये हमारी क्रिया है, इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? टी, टी, जी, एन और टी। तो हमारे ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड तक जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं दोस्तों, बच्चों कितने लेटर्स होते हैं? 26। इनमें से 5 हमारे होते हैं वाउल्स। क्या होते हैं? वाउल्स। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। और यही हमारी अंग्रेजी की मात्राएं होती हैं। बच्चों को पता नहीं, बच्चे कहते हैं सर छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, अंक की, बिंदी, ये सब हमारी हिंदी की मात्राएं होती है, लेकिन इंग्लिश की थोड़ी मात्राएं होती है। इंग्लिश में तो एबीसीडी होता है। हाँ, अच्छा, इंग्लिश की मात्राएं होती हैं। इस बात को भेजे में आज डाल लो सारे के सारे जो वीडियो को देख रहे हो। ए, ई, आई, ओ, यू हमारी अंग्रेजी की क्या है? बोलो बोलो, मात्राएं। इसीलिए यहां घपला हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, ध्यान से देखना। गेट में लगा है टी, और टी से पहले आप देखो एक वाउल लगा हुआ है। इसी तरह से यहां पे टी से पहले एक वाउल, यहां पे जी से पहले एक वाउल, यहां पे एन से पहले एक वाउल और यहां से टी से पहले एक वाउल। तो हमारे ए टू जेड जितने भी लेटर्स होते हैं उसमें से ए, ई, आई, ओ, यू यानी कि 5 तो हो गए हमारे वाउल्स। बाकी 21 कितने बचे? 21 बचे। और 21 क्या होते हैं? हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। तो जब भी किसी कॉन्सोनेंट से पहले एक वाउल है, कॉन्सोनेंट से पहले एक वाउल, तो ऐसे में जब आप इस वर्ड में आईएनजी लगाते हैं, इसको फोर्थ फॉर्म में लेके जाते हैं, तो जो हमारा कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है। ये रूल है। तो हमने देखा यहां पर गेट का गेटिंग हो गया, सिट का सिटिंग हो गया, बैग का बैगिंग हो गया, रन का रनिंग हो गया और कट का कटिंग हो गया। अब क्योंकि आपने देखा यहां पर भी आई टी के बाद टी से पहले एक हमारा वाउल है, यहां पे टी से पहले एक वाउल है, यहां पे भी टी से पहले एक वाउल है। तो एडिट, डेबिट और क्रेडिट में जब हमने आईएनजी लगाया तो यहां तो डबल टी नहीं हुआ। यह भी आपका सवाल बन सकता है। तो सुनो दोस्तों, यहां पर ये जो 3 चीजें मैंने आपको लिखे, ये है एक्सेप्शनल केसेस, यानी कि हमारी इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड रूल है, जो होना ही होना है, जो आपको याद ही याद रखना है, जो हर वर्ब के साथ काम करेगा, वो रूल ये है जो आपने सीखा आज इस वीडियो में। लेकिन आपने ये भी देखा कि 3 ऐसे वर्ड्स हैं, इंग्लिश के वर्ड्स हैं कुछ, जिनमें ये रूल्स अप्लाई नहीं होते और इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल केसेस।
और एक्सेप्शनल केसेस आर देयर ऑलवेज एवरीवेयर। ठीक है, एक शक्ल के 5-5 आदमी हैं इस दुनिया के अंदर। आप कभी कुछ ऐप्स वगैरह जो बताते हैं, आप अपनी फोटो लगाओ आपको निकल के आ जाएंगे, इसका मतलब है ऊपर वाले से भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केसेस हैं, आपको ये समझने होंगे, समझ जाएंगे, याद करेंगे, आ जाएगा समझ। ज्यादा नहीं है, कुछ है, ठीक है, बट ये तो स्टैंडर्ड रूल है, ये तो आपको आज पता चल गया। अब आगे चलते हैं। रूल नंबर 4, ध्यान से देखना। अब रूल नंबर 4 में क्या हुआ, हमें कुछ ऐसी वर्ब्स मिली जिनमें हमारा जो ये कॉन्सोनेंट है एल, टी, टी, पी, एन है, और एक और है, देखो ये रहा एल, इससे जस्ट पहले आप देखो तो एक वाउल नहीं है, दो वाउल लगे हुए हैं, 2 वाउल्स। जैसे फील में 2 ई है, फिर एल लगा हुआ है, देख रहे हो। वेट में ए और आई लगा हुआ है, ध्यान से देखो। मीट में डबल ई, वीप में डबल ई, इसमें ए आई, इसमें डबल ओ, और फिर एल है। एन से पहले ए आई, पी से पहले डबल ई, टी से पहले डबल ई, टी से पहले ए आई, एल से पहले डबल ई। जब भी किसी वर्ब में या वर्ड में आपको आईएनजी लगाना हो और उसमें लास्ट में कॉन्सोनेंट से पहले 2 वाउल दे रखे हो, दोस्तों कुछ भी डबल करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखकर आईएनजी लगा देना। ये देखो, ये रूल है, ऐसे लिखा आईएनजी लगा देना। क्लियर हो गई बात? ये हमारा 4th रूल क्लियर हो गया, खत्म हो गया। आगे चलें। अब रूल नंबर 5, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे इंग्लिश के अंदर जिनके लास्ट में आएगा आई ई, ये हैं वर्ड्स, जैसे डाई, लाई, टाई और वाई। इसमें जब भी आप आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि ये वर्ब्स हैं, और इनमें जब आपको आईएनजी लगाना है, यानी कि आपका एक वर्ड है जिसमें आई ई लास्ट में है, इसमें आपको आईएनजी लगाना है। तो जब आप आईएनजी लगाएंगे तो ध्यान रखना, ये जो आई ई है ये कन्वर्ट हो जाएगा वाई में। आई ई किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखो ध्यान से, वाई में। आई ई किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखो ध्यान से, देखो वाई में। किस में कन्वर्ट हो रहा है आई ई, बताओ, वाई में। सीख रहे हो? उसके बाद आपको आईएनजी लगा देना है। क्लियर हो गई बात? पढ़ेंगे कैसे, डाइंग, लाइंग, टाइंग और वाइंग, और आप क्या करेंगे, आई ई हटा देंगे और वाई लगा के आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, ये रूल समझ में आया, ये था 5th रूल। चलो आगे चलते हैं। अब रूल नंबर 6 में देखो क्या हो रहा है। अब जरा रूल नंबर 6 देखो। लेकिन आपको कुछ ऐसी वर्ब्स मिलेंगी जिनमें वाई लास्ट में होगा, देखो ध्यान से, है ना, वाई लास्ट में है ना। जब आपको इनमें आईएनजी लगाना हो तो आप डायरेक्ट इनमें आईएनजी लगा देना। वाई से पहले ए है, वाई से पहले डी है, यहां पर एक वाउल है वाई से पहले, यहां पर एक कॉन्सोनेंट है, यहां पर एक कॉन्सोनेंट है वाई से पहले, और यहां पे भी एक कॉन्सोनेंट है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप इसमें आईएनजी लगाते हैं तो डायरेक्ट आपको आईएनजी लगाना है। लेकिन कोई ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में आई ई हो, तब आपको वाई आई एन जी करना पड़ेगा। जैसे आपने अभी देखा डी आई ई, डाई, डाई मतलब मरना, तो जब इसमें आप आईएनजी लगाएंगे तो डी वाई आई एन जी कर देंगे। ये मैंने आपको इससे पहले वाले रूल में बताया था, तो कंफ्यूज मत होना। आई ई को वाई करके आईएनजी करते हैं, लेकिन वाई के केस में सिर्फ आईएनजी लगा देना। रूल नंबर 6 क्लियर। अब आ जाओ रूल नंबर 7 में। लेकिन यहां पर आपको फोकस करना है, और यहां पर बहुत सारी गलतियां बच्चे करते हैं, खास तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। जब आप किसी भी वर्ब के साथ एस और ईएस अप्लाई कर रहे होते हैं, उस वक्त बच्चे या आप सबसे ज्यादा इसमें गलती करते हो। यहां पर एक स्टैंडर्ड रूल काम करता है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब भी हमारा सब्जेक्ट 3rd पर्सन सिंगुलर होता है, यानी कि ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम जब होता है, तो उसके बाद डायरेक्ट जब कोई वर्ब हम लगाते हैं, कोई भी क्रिया हम लगाते हैं, तो उसमें हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम इसमें एस लगाएं या ईएस लगाएं। ये सिर्फ होता है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम। एनी सिंगुलर नेम जब होता है तब आपको ये रूल ध्यान रखना होता है। देखिए इन सभी वर्ब्स को बड़े ध्यान से आप देखिए, इन वर्ब्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। वाई से पहले अगर आपका वाउल है तो, अगर वाई से पहले वाउल है तो एक ये रूल, और अगर आपका वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो आपको क्या करना है। अगर आपके वाई से पहले कोई वाउल दिया हुआ है, दोस्तों आंख बंद करके वाई के साथ एस लगा देना। लेकिन अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, जैसे आर, पी, एन, टी, के, ये कॉन्सोनेंट होते हैं, ये दे रखा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये दे रखा है तो
आपको y को हटा देना है और y की जगह पे आपको लिखना है IES। y की जगह I कर देना और फिर ES लगाना, यानी कि y की जगह आप I लिख दोगे और फिर आप लगाओगे ES, S मत लगाना। अब यहां पर देखिए y से पहले a दे रखा है इसलिए हमने s लगाया, बात खत्म कर दी। y से पहले u दे रखा है जो कि एक वाउल है, हमने बाइज कर दिया। y से पहले e दे रखा है तो हमने y के साथ s लगा दिया और हो गया हमारा प्ले प्लेज, बाय बाइज, ओबे ओबेज। बट अब यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर वर्ड लिखा है स्टडी जिसका मतलब होता है पढ़ाई करना और y से पहले d है, और यहां पे लिखा हुआ है ट्राई, y से पहले t है, और यहां लिखा है क्राई, y से पहले r है। ठीक है, अब यहां पर जब हमने s लगाने की कोशिश करी तो हमसे गड़बड़ हो गई, क्योंकि हम स्टडीज में ऐसे s नहीं लगा सकते दोस्तों, क्योंकि y से पहले क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो अब हमें IES लगाना पड़ेगा और y को हटाना पड़ेगा। तो जब आप स्टडी को लिखेंगे वहां पर तो y हटा दोगे और उसके बाद आप IES लिखोगे, जैसे वहां लिखा हुआ है। ट्राई का y हटाओ और लिखो IES, क्राई का y हटाओ लिखो IES। और ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि हमारे y से पहले एक कॉन्सोनेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये बात समझ आई। लेकिन अब सवाल यह आया कि जब हमने वर्ब के साथ SES लगा के देखा, तो जब हम कई वर्ब्स के अंदर ED लगाते हैं फॉर्म बदलने के लिए, यानी कि वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म लिख रहे होते हैं, तब क्या करना होता है, ध्यान से देखिए। प्ले को आपने कर दिया प्लेड, यानी कि ED लगा दिया। इसी तरह से ओबे, ओबे को आपने ओबेड कर दिया, ED लगा दिया। बाकी स्टडी, ट्राई और क्राई, क्योंकि इनसे पहले y से पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो इसमें सेम यही रूल रखना है, बस s की जगह पर आप d लगा देते हैं तो यह वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। ठीक है, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड सेकंड और थर्ड फॉर्म, क्राई, क्राइड, क्राइड, और स्टडी, स्टडीड, स्टडीड हो जाती है। ऊपर वाले तीन के अंदर, इस तीन में आप क्या देख रहे हैं कि y से पहले एक हमारा वाउल है तो हमने यहां पर ED लगाया, यहां पर ओबे है, y से पहले एक वाउल है तो हमने यहां पे ओबेड कर दिया। बट आपने देखा होगा यहां पर बाय के अंदर BUY, इसमें भी तो y से पहले एक वाउल है, तो हम यहां पर BUY ED क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते पता है आपको, क्यों नहीं करते, क्योंकि प्ले और ओबे ये दोनों हमारी एक रेगुलर वर्ब है, और बाय जो है ये हमारा बाय, ये एक इररेगुलर वर्ब है, जो कि अपनी प्रीवियस वीडियोस में कई बार आपको बता चुका हूं। इसीलिए इररेगुलर वर्ब है, इसीलिए बाय का बॉट होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म, बाय, बॉट, बॉट। जैसे कैच का होता है कॉट, कॉट, कैच मतलब पकड़ना। इसी तरह से यहां पर बाय का बॉट, बॉट होता है, लेकिन प्ले और ओबे इन दोनों के साथ आप ED नॉर्मल लगा लेते हैं। तो यहां पर आपने इंग्लिश के स्टैंडर्ड रूल्स देखे, रूल 7 तक मैं आपको आज बता चुका हूं और ये आपने सही से समझ लिया, आई होप। अब यहां पर रूल नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। रूल नंबर 8 के अंदर सबसे ज्यादा मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि यहां पर आवाज आती है डबल ई की, यानी कि लॉन्ग वाउल साउंड ई की आवाज आती है। जैसे हिंदी के अंदर एक होती है हमारी छोटी ई की मात्रा और एक होती है हमारी बड़ी ई की मात्रा। बड़ी की मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं और छोटी की मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं। मैं इसकी बात कर ही नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूं बड़ी की मात्रा की, यानी कि इसकी बात हम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं इसकी बात। यहां पर डबल ई साउंड निकलता है कब, जब हमारे किसी वर्ड के अंदर IE दे रखा हो या फिर CEI दे रखा हो। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। देखिए, फॉर लॉन्ग ई साउंड के लिए, यानी कि लंबे ई साउंड को लाने के लिए आपको याद रखना है I होना चाहिए बिफोर E, यानी कि E से पहले I अगर आ रहा है किसी वर्ड के अंदर तब, एक्सेप्ट आफ्टर C, मतलब सिर्फ C को छोड़कर, यानी कि C लेटर को छोड़कर जब भी कोई लेटर आएगा उसके बाद जब आप इंग्लिश लिखेंगे तो I जो होगा वो बिफोर E होगा, E से पहले होगा। जैसे यहां पर देखिए, इस वर्ड को मान लीजिए बोलते हैं पीस, तो इसमें लॉन्ग वाउल साउंड है और यहां पर देखिए P लिखा है इसीलिए यहां पर IE है, यहां पे F लिखा है IE, फील्ड, BEL, L के बाद IE तो बिलीव, CH, H के बाद IE तो चीफ, इस तरह से GR के बाद IE तो ग्रीफ, और इन सब के अंदर मैंने E का साउंड लिया, लॉन्ग वाउल साउंड, पीस, फील्ड, बिलीव, चीफ, ग्रीफ। इसी तरह से यहां पर H के बाद आई है तो आर्चीव, यहां पर R के बाद आई है तो रिट्रीव, यहां पर L के बाद आई है तो रिलीव, और इसे देखिए डीजल, क्या बोला मैंने, डीजल, D के बाद आई, डीजल, और इसी तरह से BRIEF, तो इसे मैंने पढ़ा
ब्रीफ, क्या पढ़ा? ब्रीफ। और ये सब जो है इन्हें हम पढ़ेंगे लॉन्ग वाउल साउंड। लॉन्ग वाउल साउंड यानी कि लंबा ई की आवाज दिया हमने, लॉन्ग ई वाउल साउंड, ठीक है। बट अब यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर आप देख रहे हैं क्या लिखा है? ई आई, ई आई, ई आई, ई आई और ई आई। और ये सारे ई आई जो हैं यहां पर आई ई नहीं है, एक्सेप्ट सी लिखा था ना, सी को छोड़कर आई ई, लेकिन सी है तो ई आई, तो ई इधर हो जाएगा और आई उधर हो जाएगा, ठीक है। जैसे सीलिंग, अब सीलिंग में आप ऐसे नहीं लिख सकते, सी आई ई एल आई एन जी, गलत। सी है, आई को उधर कर दो, ई को इधर कर दो, अब लिखोगे, अब रूल बनेगा ई बिफोर आई, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर रिसीव की स्पेलिंग दुनिया गलत लिखती है, यहां सी है तो इसलिए आई ई नहीं ई आई लगता है। परसीव के अंदर सी के बाद ई आई, डिसीट के अंदर सी के बाद ई आई, और रिसीट जो हमारी रसीद होती है, रसीद, एक तो इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लो आप, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रिसीट ना कि रिसिप्ट, इसे रिसिप्ट मत बोलना, ये होता है रिसीट। और दूसरी बात, इसकी स्पेलिंग में सी है इसलिए ई आई लगाना, आई ई मत लगाना। तो जब भी आपकी किसी वर्ड स्पेलिंग के अंदर लॉन्ग वाउल साउंड ई आ रहा हो और आप आई ई और ई आई में कंफ्यूज हो तो ध्यान रखना, देख लेना आपका जो लेटर है वो सी तो नहीं है, अगर सी है तो ई आई लगा देना आंख बंद करके, लेकिन अगर सी की जगह पे कोई और है ना तो दोस्तों आई और ई ही लगाना है। क्या रूल लगाना है? आई बिफोर ही, ठीक है। लेकिन क्या ये कह देना कि हमेशा सी के बाद ई आई ही आएगा, ये गलत है। तो ये गलत है क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें यहां पर आप देख सकते हैं सी के बाद आई ई लगा हुआ है, ना कि ई आई। सी के बाद आई ई, यहां पे देखो सी के बाद आई। बट ये सभी वर्ड्स के अंदर लॉन्ग ई वाउल साउंड नहीं है, यानी कि अगर आपकी मैडम आपको बोल रही है बेटे लिखो रिसीट, तो वो उसे रिसीट बोलना पड़ेगा, वो रिसिट नहीं बोलेगी, रिसिट लिखो रिसिट, तो फिर मैडम गलत है, वो स्कूल गलत है, प्रोनाउंसिएशन मैडम को नहीं आता, बच्चे का वो सत्यानाश मारेगी, वो बच्चे का सत्यानाश कर देगी। उसे रिसीट बोलना पड़ेगा, लॉन्ग वाउल साउंड देना पड़ेगा, तभी बच्चा उसको सही से लिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि एक स्कूल भी अच्छे से सिलेक्ट करना है जहां पे अच्छी शिक्षा बच्चों को दी जा रही हो, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जा रहा हो। कई बार हमारे समाज में ऊपर से ही व्यवस्था खराब होती है, नीचे से होती ही रहेगी फिर खराब, तो जड़ें ही बेकार होंगी तो गड़बड़ होगी, ध्यान रखना फल बेकार आएंगे। इसीलिए टीचर भी अच्छा होना चाहिए। अब देखिए यहां पर हम देखेंगे लॉन्ग वाउल साउंड नहीं है, यहां पे शॉर्ट वाउल साउंड है। देख इसे पढ़ते हैं हम एफिशिएंसी। अब यहां पे आवाज क्या आ रही है? एफिशिएंसी, एया की आवाज है, एया शिएंसी, एया की आवाज। यहां पे लिखा है साइंटिस्ट, साई, आई की आवाज, आई की, ई की आवाज नहीं है, देख लो साइंटिस्ट। और यहां पे देखिए डेफिशिएंसी, शिएंसी, एया की आवाज, डेफिशिएंसी, एया। यहां पे लिखा है प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, एया की आवाज, शेया, एया, शिएंट। तो यहां पर सी के साथ आई ई इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहां पे लॉन्ग ई वाउल साउंड नहीं है, एया की आवाज है या फिर आई की आवाज है। आई होप इस वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट मैंने आपको वो सभी गलतियां बता दी है, तो जेन्युइनली बता दी है जो कि हर एक बच्चा इंग्लिश के अंदर राइटिंग में करता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स आप करते हो। अगर आप इन 8 रूलों को, 8 रूल्स को, 8 रूल्स, 8 नियमों को सही से फॉलो कर लें तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि आपकी इंग्लिश में बहुत जल्दी बहुत अच्छा निखार आ जाएगा और आप भी कभी भी राइटिंग में गलती नहीं करोगे। इसके अलावा एक टिप जो फ्री में मैं आपको देने वाला हूं, जो फाइनल रेजोल्यूशन है कि किस तरह से आप इस तरह से सीख जाओ इंग्लिश और कभी दोबारा गलती आपसे ना हो, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। देखिए किसी भी वर्ड को ना, आज आप इस वीडियो को देखा, आपने कई सारे वर्ड देखे, लेकिन आप इसे 3 बार देखोगे, 4 बार देखोगे, उसके बाद क्योंकि आपके ये यूज में नहीं है, आपके डेली रूटीन में नहीं है, तो आप इनको भूल जाओगे, या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि यार पढ़ा तो था लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों किसी भी चीज को जब आप अपना बनाते हो ना तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना पड़ता है। तो जब आप किसी एक चीज की लगातार प्रैक्टिस करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता, मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं है, निरंतरता, कंसिस्टेंसी के साथ जब आप काम करते हैं, जब आप लगातार किसी एक चीज पे काम करते हैं, लगातार फोकस करते हैं, लगातार किसी एक काम को बार बार रिपीटेडली करते हैं, तब आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए, आप कभी भी गलती ना करें, तो एक टिप मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूं। आप किसी भी न्यूज़पेपर को ले सकते हैं, किसी भी बुक को ले सकते हैं और डेली 15 से 20 मिनट की राइटिंग
करें, चाहे वो वर्ड आपको उसका मतलब पता हो ना पता हो, चाहे आपको पता हो कि मैं जो लिख रहा हूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको एग्जैक्टली वैसा ही लिखना है जैसा कि सामने आपकी कॉपी में या किताब में लिखा हुआ है, आपके न्यूज़पेपर में उस हेडिंग में लिखा हुआ है। आपको उसे लिखना है बट इन इंग्लिश, और उसे लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए। जब आप ऐसा कॉन्टिन्यूसली करेंगे फॉर 4 to 5 months, ये करना पड़ेगा आपको। ये आपकी जिंदगी आपको बदलना है तो आपको समय देना पड़ेगा। ये इन्वेस्टमेंट आपकी है, फ्रूट भी आपको मिलेगा फ्यूचर में, पहले इन्वेस्टमेंट लगेगी। किसी भी काम में पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए भाई। अब जब आप ऐसा करोगे, लगातार लिखोगे, तो आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारा मैसेज जाएगा डेली कि यार इस वर्ड को मैं रोज लिखता हूं, इसका ये स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग है। ऐसे करते 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 आप देखेंगे आपको तो पता भी नहीं चलेगा, आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा और आप ये गलतियां फिर दोबारा नहीं करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी, और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देनी है दोस्तों। अगर आप हमारी इस वीडियो को पसंद किया है, आपको लगता है कि आप भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, आपको अंग्रेजी पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल काखा से अंग्रेजी सीखना चाहते हो, तो दोस्तों इसके लिए हमारा एक कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताता हूं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरा एक न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है जिसका नाम है 0 to Hero लेवल कोर्स। और यहां पर मैं बिल्कुल काखा गा से अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना पूरे हिंदुस्तान को सिखाने के लिए तैयार हो चुका हूं। दोस्तों हमारे इस कोर्स के अंदर ये फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस मिलती हैं, पीडीएफ्स मिलते हैं, जो भी आप पढ़ोगे उसका पीडीएफ आपको मिलेगा। हर वीकली टेस्ट होता है, 100 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी जिनमें कि आपको पीडीएफ भी साथ में दिए जाएंगे, और लाइव क्लासेस भी चलेंगे जिसमें सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। बेसिक से लेकर एडवांस ग्रामर भी आपको सिखाई जाएगी। एक अंगूठा छाप व्यक्ति सबसे पहले वो ये चाहता है कि वो अपना नाम लिखना सीख जाए, वो चाहता है कि उसे इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ना आ जाए। पहला उसका स्टेप यही होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तब जाकर कहीं उसको बेसिक ग्रामर सीखनी चाहिए, एडवांस्ड ग्रामर सीखनी चाहिए, तब जाकर वो इंग्लिश बोलना सीखता है। दोस्तों थोड़ा सा सफर थोड़ा भारी है, थोड़ा लंबा है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है, ये पॉसिबल है। और ये सब कुछ होता है सिर्फ 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर मतलब विद इन 1 ईयर का मतलब ये होता है कि 1 साल के अंदर हो सकता है 4 महीने में आप सीख जाओ। आपकी कैपेसिटी अच्छी है, आप 6 महीने में सीख जाओ। आपकी कैपेसिटी अच्छी है, आप 7 महीने में सीख जाओ। कोई बहुत अच्छी एफिशिएंसी रखते हैं बच्चे जिनका कैलिबर बहुत ज्यादा है, वो 2 से 3 महीने में निपटा देते हैं। और इसका प्राइस हमने रखा है सिर्फ 2000 रुपीज, और इसमें मैं गारंटी देता हूं कि आपको इंग्लिश बोलना जरूर आएगा, बट आपको वो करना पड़ेगा जैसा जैसा मैं आपको क्लास के अंदर बताता हूं। इस कोर्स को लेने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दिया है, क्लिक करिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और आप आ सकते हैं मेरी मास्टर क्लास के अंदर। दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूं, प्ले स्टोर पे डायरेक्ट जाओ, वहां पे लिखो इंग्लिश विद मिलाप, और वहां से इस ऐप को डाउनलोड करके भी हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तीसरा सिंपल ऑप्शन है, अपना छोटा सा टेस्ट दे दो। इन नंबरों पे कॉल करो, हमारी टीम से बात करो, आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, वो आपको खुद बताएंगे, खुद आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है, और वो कोर्स आपको लेकर हमारी क्लास को ज्वाइन करना है। और आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको कुछ ही दिनों में मिलने शुरू हो गए हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।